गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर में अपने देश वापस लौटने को तैयार हैं। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत और अमेरिका के बीच शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी को लेकर एक कूटनीतिक सहमति बनी है। इसमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी मौत की सज़ा व अन्य सजाओं पर कम से कम 1 साल के लिए रोक लगाने की बात शामिल है। ये जानकारी नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ ने बांग्लादेश के कूटनीतिक सूत्रों के हवाले से दी है। हालांकि इसे लेकर भारत या अमेरिका की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका और भारत के अधिकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान समेत शीर्ष अधिकारियों को इस सहमति के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही इन दोनों देशों ने बांग्लादेश से सहयोग भी मांगा है। रिपोर्ट के अनुसार हसीना की वापसी के लिए एक संभावित रूपरेखा पर 10 और 11 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और दक्षिण व मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर के बीच हुई बैठकों के साथ साथ अन्य कूटनीतिक संपर्कों के जरिए चर्चा की गई थी। शेख हसीना की सुरक्षित बांग्लादेश वापसी। इसमें बताया गया कि इस बातचीत का मकसद एक ऐसा फार्मूला खोजना रहा है जिसके तहत शेख हसीना को पूर्व प्रधानमंत्री का रुतबा हासिल हो और साथ में सुरक्षा भी बनी रहे। इसके साथ ही उनकी बांग्लादेश वापसी भी आसान हो सके। हालांकि आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर लगी रोक को हटाने का मुद्दा अभी तक हल नहीं हो सका है। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने एक बार फिर क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को भारत की नज़र से देखना शुरू कर दिया है। इसमें यह भी दावा किया कि वाशिंगटन और नई दिल्ली की कूटनीतिक मध्यस्थता ने सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP और प्रतिबंधित आवामी लीग को सुलह की प्रक्रियाओं में शामिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका ने बांग्लादेश में अलोकतांत्रिक ताकतों की मौजूदगी को अपनी व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए संभावित खतरे के तौर पर पहचाना है। ये हम बात करें नेपाल की। नेपाल के सुनसरी जिले में 26 जुलाई को हुए सांप्रदायिक दंगों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की संलिप्तता के सबूत सामने आए हैं। इस दंगे को पाकिस्तान से आए कट्टरपंथी मौलाना ने भड़काया था। इसकी पुष्टि नेपाल की खुफिया एजेंसी ने भी किया है। नेपाल के मुख्य खुफिया एजेंसी राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें विदेशी मौलानाओं की गतिविधियों और सीमावर्ती इलाकों में संभावित नेटवर्क की जांच की सिफारिश की गई है। नेपाल में एक्टिव पाकिस्तानी मौलाना। नेपाल की खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी मूल के मौलाना मोहम्मद इलियास घुमान और काठमांडू की एक मस्जिद के इमाम मुफ्ती अबू बकर कासमी की संलिप्तता का दावा किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ विदेशी धार्मिक लोगों ने भारत की सीमा से सटे संवेदनशील इलाकों का दौरा भी किया था। हालांकि इनकी मौजूदगी और वहां हुई हिंसा के संबंधों को नहीं जोड़ा गया है। दरअसल 26 जुलाई को सुनसरी के देवगंज ग्रामीण नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले कप्तानगंज में कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक झंडे लगाने और तेज आवाज़ में DJ बजाने को लेकर 2 समुदायों में विवाद शुरू हुआ, जो बाद में सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। इस दौरान हिंसा को खत्म करने के लिए नेपाल पुलिस ने फायरिंग भी की थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि कई अन्य हताहत हुए थे। बाद में सुनसरी से शुरू हुए इस सांप्रदायिक हिंसा ने नेपाल के मधेश व कोसी प्रांत के कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया था। हालात को काबू करने के लिए कई शहरों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया। नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात किया गया। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने शांति की अपील की। गृह मंत्री सुदून गुरुंग ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हिंदू संगठनों के साथ 13 सूत्रीय समझौता किया। उन्होंने नेपाल में स्थित मदरसों की जांच के भी आदेश दिए। ऐसा दावा है कि भारत नेपाल सीमा पर मदरसों की संख्या अचानक बढ़ी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लंबे समय से भारत नेपाल सीमा पर सक्रिय रही है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ISI ने इस इलाके की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की है। सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया गया है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि इन मस्जिदों और मदरसों का इस्तेमाल भारत में गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। चीन में जन्मे कनाडाई प्रोफेसर जियांग झुकी ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर बड़ा दावा किया है। यूट्यूबर राज समानी के साथ बातचीत में उनसे सवाल किया गया था कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला अगला देश कौन हो सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वह देश है जिसके सबसे पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अस्थिरता और भारत के सामने कमजोरी उसके परमाणु हथियार चलाने की वजह बन सकती है। प्रोफेसर जियांग ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता कि हमारी ज़िंदगी में कभी परमाणु का इस्तेमाल होगा, क्योंकि परमाणु हथियारों के खिलाफ एक वैश्विक टैबू है। फिर भी अगर मुझे अंदाज़ा लगाना हो तो कौन सा देश सबसे पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, तो भारत या पाकिस्तान में से कोई एक होगा। मेरा मानना है कि वो पाकिस्तान होगा। प्रोफेसर जियांग के अनुसार पाकिस्तान के पहले परमाणु बम चलाने का उनका अनुमान पाक आर्मी की परमाणु युद्ध लड़ने की इच्छा से कम और देश की कमजोरी से जुड़ा ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी परमाणु हथियार संपन्न एक बहुत कमज़ोर, अव्यवस्थित और भ्रष्ट देश है। हो सकता है कि आपात स्थिति में खुद को रोकने के लिए इसके कंट्रोल सिस्टम मौजूद ना हो। जियांग ने तर्क दिया कि अगर कभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो सबसे ज़्यादा संभावना भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की होगी। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से भारत पर पहले परमाणु बम चल सकता है। परमाणु के इस्तेमाल पर भारत की पहले इस्तेमाल न करने नो फर्स्ट यूज की घोषित नीति है। पाकिस्तान ने पहले इस्तेमाल न करने की नीति नहीं अपनाई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के आंकड़ों के अनुसार भारत के पास 190 परमाणु हथियारों वाला वॉलेट है, जिनमें से 12 को 225 में पहली बार तैनात किया गया है। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं।
उसने कोई भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया है। भारत पाकिस्तान में कई सैन्य टकराव हो चुके हैं। परमाणु बलों का इस्तेमाल पहली और एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जब अमेरिका ने जापान में बर्बर परमाणु हमले किए थे। इसके बाद से परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि ये सवाल लगातार दुनिया को डरा रहा है कि बढ़ते परमाणु जखीरे के बीच सबसे पहले इनका इस्तेमाल कौन कर सकता है। ये हम बात करें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की रक्षा समझौते से अमेरिका से लेकर ईरान तक खुश है। इस रक्षा समझौते को इस्लामिक नाटो का नाम दिया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसमें नाटो के आर्टिकल 5 जैसा क्लॉज है कि एक देश पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान में तो इसे समझौते को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी मूल की जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ आयशा सिद्दीकी ने बताया कि यह समझौता अमेरिका की मर्जी से हुआ है और इसे खास तौर पर सऊदी अरब को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए अंजाम दिया गया है। हालांकि अमेरिका और सऊदी अरब ने परमाणु समझौता किया है जिसमें निगरानी की कमी बताई जा रही है। ऐसा सिद्दीकी ने कहा कि ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी कम करने की कोशिश कर रहे थे। यह असर या भू राजनीतिक पकड़ की बात नहीं है, बल्कि उनकी मौजूदगी की बात है। जब भी उनके सैनिक बाहर लड़ते हैं या तैनाती के दौरान कोई मारा जाता है, तब उन्होंने हमेशा कहा है कि वे अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे। आप जानते हैं कि यूरोप में मिडिल ईस्ट से वे अपने सैनिकों की मौजूदगी को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट में जो खाली जगह बनी है उसे कौन भरेगा? और मुझे नहीं लगता इससे अमेरिका के लिए कोई समस्या खड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि दिलचस्प बात यह कि एक त्रिपक्षीय समझौता है जिसमें ईरान को कोई समस्या नहीं होगी। कारण यह है कि जब अमेरिका की मौजूदगी थी तो एक बहाना था कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो सऊदी अरब के इस बेस पर हमला करेगा। पहले उन्हें मैदान पर जवाबी कार्रवाई की, अब अमेरिका असल में इस खेल से बाहर हो रहा है। तो अगर वह वहाँ नहीं है और ये क्षेत्रीय ताकतें हैं, लेकिन अब उनकी बातचीत का केंद्र वाशिंगटन के बजाय रियाद होगा। तेहरान इस्लामाबाद तुर्की से बात करेगा। एक और दिलचस्प बात जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, अमेरिका वगैरह को छोड़ दे, ईरान को भी अलग रखे। पाकिस्तान और तुर्की दोनों बहुत दिलचस्प देश हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु क्षमता है। दुनिया ने इसे मान्यता दी है। उन्होंने परीक्षण किए हैं और दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान उनमें से एक है। तुर्की भी उनमें से एक बनना चाहता है। अब इसके बारे में जो खबरें हैं और बातें आ रही है वे ये है कि तुर्की के पास क्षमता तो है, लेकिन चूंकि वो एनपीटी का सदस्य है इसलिए उन्होंने एक तरफ का फैसला लिया है। सोच समझ कर नहीं, बल्कि हालात के मुताबिक। वे परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहते, लेकिन उनके पास तकनीक, जानकारी या समझ है, और पाकिस्तान के पास तो है ही। आयशा ने कहा कि अब बीच में सऊदी अरब है जो लंबे समय से परमाणु हथियार बनाना चाहता है। अगर ईरान के पास ये क्षमता आ जाती है तो सऊदी अरब भी उसे हासिल करना चाहेगा। अभी अभी ईरान अमेरिका युद्ध खत्म हुआ है, ज़बरदस्त हवाई बमबारी हुई है। अमेरिका ने कहा कि उन्होंने ईरान के यूरेनियम को ख़त्म कर दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वे ख़त्म नहीं हुए थे। उन्होंने कहीं बंकरों में गहराई में छिपा दिया था। एक क्षमता है, सऊदी अरब वह क्षमता चाहता है, लेकिन फिर बीच में क्विड प्रो को यानी लेन देन या अदला बदली वाली बात आ जाती है। खैर, वो आपको यह नहीं दे सकते। अमेरिका कहता है कि वे आपको यह नहीं दे सकते, लेकिन वे आपको ऐसे देशों की सेनाओं से सुरक्षित रख सकते हैं जिसके पास क्षमता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ माइन न्यूज़, व्यूज़ एंड एनालिसिस बाय प्रकाश।